हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। मैं ये सीरीज कल रात को कंप्लीट करवाया था, लेकिन थोड़ा सा तबीयत में दिक्कत होने की वजह से मैं नहीं करवा पाया, उसके लिए सॉरी। बस 2-3 वीडियोस और बाकी रह गई इस कंप्लीट सीरीज की, जो मैं खत्म करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई लेसन नंबर 7 जो हमारा ये अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और आज की वीडियो में समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है ना वो फ्लक्चुएट क्यों करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट क्यों करती हैं वो समझेंगे। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकता है। अब आते हैं आज के कांसेप्ट के ऊपर। तो पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लक्चुएट क्यों करता है। उसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन क्या है, बहुत इजी है, अनसर्टेन एक्सपेक्टेशंस, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, ये सोचना, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन एक्सपेक्टेशंस। यह बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में भी। देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर मान लो कभी भी किसी बिजनेसमैन को, किसी प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फ्यूचर में जो है वो अब रिसेशन आने वाला है, यानी कि अब जो है मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी या फिर इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, तो क्या करते हैं इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें रिटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, एक्सपेक्टेशन है। सपोज करो अगर रिसेशन की बजाय फ्यूचर में इकोनॉमी में बूम आ गया, यानी कि मार्केट लगातार राइज कर रही है, एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो क्या होगा, उनके रिटर्न्स फालतू जनरेट होंगे। तो इस केस में जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा से ज्यादा की जाएगी मार्केट में, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस राइज करेंगे, उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो ये होता है अनसर्टेन एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जब वो सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा वो है टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसकी बात मैंने की थी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। इसकी भी टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने ये सीखा था कि सही टाइम क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। तो राइट टाइम क्या होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, यानी कि अगर कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी जो बिजनेसमैन है वो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो और मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगी, तो सिंपल सी बात है अब वो लोन लेगा तो लोन पे जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, तो लोन बढ़ा देगा, यानी कि फालतू पैसा इन्वेस्ट करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। और जैसे उसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या कर देगा, इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, यानी कि लोन कम लेगा, और लोन कम लेने की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा क्या होता है, द टाइमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी राइट टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। सपोज करो किसी इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि फ्यूचर में लोन का रेट कम होने वाला है, तो वो आज इन्वेस्टमेंट को रोक देता है, ताकि फ्यूचर में जो लोन के रेट कम होंगे, यानी कि जो लोन पे इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा लोन लेके, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में लोन की इन्वेस्टमेंट यानी कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाला है, तो वो आज ही लोन लेना शुरू कर देता है जब इंटरेस्ट रेट कम होती है, और पैसे को आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं व्हाट इज द राइट टाइमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो इन दो की बात मैं कर चुका हूं काफी डीप में। अब आज जो हमारा आता है वो टॉपिक है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो मेजर टॉपिक है ना आज की वीडियो का वो ये है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो समझते हैं। तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब भी हम या तो घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो घर हमारे खुद के रहने के पर्पस के लिए हो या फिर हम घर को रेंट पे लगाना चाहते हैं उस पर्पस के लिए हो, उसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि कभी भी जब हम हाउसेज में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग, कि जब भी हम नया घर खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखो, बोथ बाय पीपल, उन पीपल के जरिए हु प्लान टू लिव इन इट, जो उस घर में खुद रहना चाहते हैं, एंड बाय लैंडलॉर्ड्स, कई बार लैंडलॉर्ड भी घर खरीदते हैं। लैंडलॉर्ड पता है कौन होते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, जो घर खरीदते तो है पर सिर्फ इस पर्पस के लिए ताकि वो रेंट जनरेट कर सके, किराए पे लगा सके और किराए से पैसा कमा सके। हु प्लान टू रेंट इट अदर्स, दूसरों को रेंट पे देते हैं। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ सिंगल फैमिली, इसमें दो तरह की बिल्डिंग्स आती हैं, बिल्डिंग ऑफ सिंगल फैमिली एंड मल्टी फैमिली ड्वेलिंग्स, यानी कई लोग तो सिर्फ एक या दो घर बनाते हैं और कई लोग ना फ्लैट्स बनाते हैं बहुत सारे, ताकि उसे रेंट पे चढ़ा सके, ठीक है, ताकि मोटा पैसा आए, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, मल्टी फैमिली ड्वेलिंग्स। तो इन शॉर्ट इट कैन बी कॉल्ड हाउसिंग, लेकिन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हाउसिंग क्रिएट कर रहे हैं, या तो खुद के रहने के लिए या फिर दूसरों को किराए पे देने के लिए।
हाउसिंग डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एसेट्स, जो हाउसिंग है ना वो डिस्टिंग्विशन की अलग होती है अदर एसेट्स से ड्यू टू इट्स लॉन्ग लाइफ, क्योंकि जो हाउसिंग है इसकी लॉन्ग लाइफ काफी ज्यादा होती है। यानी कि अगर आप कोई भी फ्लैट भी लेते हो तो उसका कम से कम एग्रीमेंट बनता है 100 साल का, 150 साल का, यानी कि काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। और ऐसे घर भी क्या होता है, काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए एसेट होती है। हाँ वो अलग बात है, उसके अंदर मैनेजमेंट कॉस्ट, कई बार हम घर को रेनोवेट भी करवाते हैं, उसका खर्चा भी आता रहता है, लेकिन घर जो है एक लॉन्ग लाइफ एसेट है, यानी काफी लंबे टाइम के लिए एक एसेट जनरेट होती है, यानी कि एक या दो पीढ़ी तो रह ही सकते हैं उसके अंदर प्रॉपर पूरी लाइफ में। अब यहां देखो, अब आता है हमारा इसके अंदर कुछ थ्योरी पार्ट, वो समझते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई कैसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं वो समझते हैं। इसको अगर मैं समझाता हूं बाद में देखेंगे। देखो डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब है कि घर की डिमांड कब की जा रही है। अब उन केसेस को समझते हैं, यानी कि डिमांड कब जनरेट होगी, तो उसके कुछ रीजन समझते हैं। अगर हाउसिंग के यानी घर की डिमांड हो रही है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, वैसे तो रीजन होते हैं, सबसे पहला कि लोगों के पास वेल्थ जनरेट हो रही है, यानी कि जब लोगों के पास पैसा फालतू आएगा तो क्या सोचेंगे कि हमारे पास खुद का घर होना चाहिए, या फिर खुद का घर होने के बावजूद भी वो और घर लेने की कोशिश करते हैं ताकि उसे रेंट में चढ़ा सके, ताकि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। तो पहला कब होता है, जब वेल्थ में इंक्रीमेंट आए, यानी कि जब वेल्थ इंक्रीज हो। ठीक है, दूसरा हम रियल एस्टेट पर पैसा कब लगाते हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट के बहुत से सोर्सेज हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ठीक है, या फिर बैंक्स में भी हो सकता है, एफडीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो बहुत से सेक्टर हैं जहां पे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग रियल एस्टेट में शिफ्ट कब होते हैं, लोग कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को एक इन्वेस्टमेंट से दूसरी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट जब करते हैं तब दूसरी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स क्या आए, ज्यादा आए। अगर रिटर्न्स कम आ रहे हैं तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वेल्थ फालतू है तब लोग घर खरीदने की सोचते हैं। दूसरा, अगर एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स, अगर हाउसिंग में रिटर्न्स फालतू मिल रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग में दो तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। किस तरह के दो रिटर्न्स वो समझते हैं। देखो जब भी कोई बंदा घर बनाता है, उसे किराए पे लगाता है, उसे दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। एक तो हाउस बनते हैं लैंड के ऊपर, और लैंड की वैल्यू लगातार बढ़ती है और वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि लैंड जो है वो क्या है, लिमिटेड है अर्थ में, लेकिन लोग क्या है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और लैंड की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन लैंड कभी नहीं बढ़ रही, पृथ्वी और बड़ी तो हो नहीं रही, पृथ्वी जितनी है उतनी ही रहेगी। आई बात समझ में, जिसकी वजह से क्या होगा, लैंड की डिमांड कभी कम हो नहीं सकती, लगातार बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से प्राइस जो है लगातार राइज करेंगे। आई बात समझ में। तो एक तो होता है, इसे बोलते हैं कैपिटल गेन, कि सपोज करो किसी ने अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था किसी घर में, मार कर वो क्या हो गया, किसने मान लो अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था घर में, तो वो बढ़ के क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर 1.5 करोड़, 2 करोड़, ऐसे। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और जब उसमें घर बना होगा तो उस घर से क्या आएगा, रेंट भी आएगा। तो दो तरह की इनकम आई, रेंटल इनकम और कैपिटल गेन, जो कैसे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ के जो मिल रहा है। अब बात आती है भैया और डिमांड कैसे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे काम आता है लॉ ऑफ डिमांड। अगर मान लो जो घर है उनके प्राइस कम हो गए, सपोज करो किसी टाइम पीरियड में जो रियल एस्टेट में है उसमें प्राइस काफी सस्ते चल रहे हैं, घरों के रेट काफी कम हो चुके हैं, यानी कि प्राइस कम हो गए, तब भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं डिमांड बढ़ने के, किस चीज की डिमांड बढ़ने के, हाउसेस के, हाउसिंग के, रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने के। ठीक है, पहला, अगर आदमी के पास वेल्थ ज्यादा है तो वो रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाना पसंद करता है। दूसरा, अगर प्राइस कम हो गई तब डिमांड बढ़ाई जाएगी। तीसरा, एज कंपेयर टू बाकी इन्वेस्टमेंट, अगर रियल एस्टेट में फालतू रिटर्न जनरेट हो रहे हैं तब भी वो पैसा रियल एस्टेट में लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, और रियल एस्टेट जो है इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू बाकी इन्वेस्टमेंट काफी बेटर मानी जाती है। आगे बात समझ में। तो अब यहां पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ हाउसिंग इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ हाउसिंग इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व हमारा क्या था, डी नोट। जैसे यहां पे देखो जो पुराना डिमांड कर्व है वो ये है, डी नोट, ये रहा। अब इसमें हुआ क्या, जैसे ही प्राइस कम हुए, मतलब प्राइस कम हो गया या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारा क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। ये देखो शिफ्ट आ गया, या फिर लोगों के पास वेल्थ फालतू आ गई, पैसा ज्यादा आ गया। अब पैसा फालतू आ गया तो इन्वेस्ट करेंगे, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो क्या हो गया, इससे डिमांड बढ़ गई। तो देखो इक्विलिब्रियम पहले ये था, यहां से यहां शिफ्ट हो गया ई डैश पे। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ हाउसिंग इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डी नोट इफ द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउसिंग इंक्रीजेस। अगर प्राइस इंक्रीज कर गए किस चीज के, जो घर बने हुए हैं उनके प्राइस इंक्रीज कर गए, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड फॉर हाउसिंग विल बी डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं रियल एस्टेट के अंदर, घरों के, जमीनों के, तो सिंपल सी बात है उनके जो डिमांड है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब भी प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो जाती है। द डिमांड फॉर हाउसिंग विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, एंड द वर्टिकल लाइन एसएस, जो हमारा वर्टिकल लाइन एसएस है, ये सप्लाई कर्व,
ये सिर्फ इस बात को शो करता है, सप्लाई, इसको बोलते हैं स्टॉक सप्लाई, ठीक है, यानी कि घरों का जो स्टॉक है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक सप्लाई। ये लगातार वर्टिकल है, इसका मतलब पता है क्या है, इस बात का मतलब सिर्फ ये है कि जो सप्लाई है ना किस चीज की, हाउसिंग की, वो कांस्टेंट है, यानी कि लॉन्ग रन में कभी भी सप्लाई नहीं बढ़ती रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है। शॉर्ट रन में सप्लाई कभी नहीं बढ़ती है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि लैंड लिमिटेड है तो घर पे लिमिटेड ही बन सकते हैं और लिमिटेड ही बनेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, हाउसिंग की कभी भी सप्लाई जल्दी से नहीं बढ़ती है शॉर्ट रन के अंदर। अब आगे समझते हैं द डिमांड, ये तो पढ़ चुके पूरा हम। एंड द वर्टिकल लाइन एसएस, जो वर्टिकल लाइन एसएस है, इस सप्लाई कर्व ऑफ स्टॉक इन एग्जिस्टिंग हाउसेस, वो सप्लाई कर्व है एग्जिस्टिंग हाउसेस के, दिस इज कॉल्ड स्टॉक सप्लाई, इसको हम बोलते हैं स्टॉक सप्लाई ऑफ हाउसिंग। इट मींस दैट फॉर अ गिवन टाइम, अगर हम गिवन टाइम में देखें, द सप्लाई ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउसिंग इज फिक्स्ड, यानी जो सप्लाई है, सप्लाई किस चीज की, एग्जिस्टिंग स्टॉक की, वो क्या है, फिक्स्ड है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड इमीडिएटली, वो कभी भी इमीडिएटली चेंज नहीं होती है इन शॉर्ट रन के अंदर। अब समझते हैं नेक्स्ट, अभी आगे हमारा सप्लाई का पॉइंट ऑफ व्यू। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ हाउसिंग इज इंक्रीजिंग, अगर मार्केट प्राइस जो है किस चीज के, हाउसिंग के अगर बढ़ रहे हैं, देन प्रोड्यूसर गेट इंकरेजमेंट टू इन्वेस्ट। यहां पे काम करता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अगर किसी चीज के प्राइस लगातार बढ़ते हैं तो जो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं जितनी ज्यादा चीजें हो सकती उतनी ज्यादा चीजें सेल करूं। तो यही काम किसमें होता है, हाउसिंग में भी होता है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी होता है, कि अगर प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि मार्केट में जो प्राइस है ना किसके, हाउसेस के, वो बढ़ रहे हैं, तो वो कोशिश करता है कि जितना भी पैसा है उसे कहां लगाने की कोशिश करे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करे, यानी कि वो इंक्रीज होता है इस चीज से। तो इंक्रीजमेंट टू इन्वेस्ट इज न्यू हाउसिंग, नए हाउसेस में। सो द फर्म्स विल प्रोवाइड मोर सप्लाई ऑफ न्यू हाउसिंग, ताकि जो फर्म्स है वो नई सप्लाई जनरेट कर सके इनकी हाउसेस की। हेंस फ्लो सप्लाई एफएस कर्व टू एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सप्लाई कर्व है, देखो ये रहा, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। प्राइस ये था तो क्वांटिटी ये थी, प्राइस और बढ़ेगा क्वांटिटी और ज्यादा बेची जाएगी, प्राइस और बढ़ेगा क्वांटिटी और फालतू बेची जाएगी। जिस तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है, जितना फालतू प्राइस होगा ना रियल एस्टेट में, उतनी ही फालतू क्वांटिटी सेल की जाएगी। इसके बाद क्या आता है, अब रीजंस क्या है वो समझते हैं, वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन वेल्थ, अगर संपत्ति बढ़ रही है यानी कि वेल्थ बढ़ रही है तो होता क्या है, इफ द डिमांड फॉर हाउसिंग विल इंक्रीजेस, अगर डिमांड जो है हाउसिंग की बढ़ रही है, डिमांड हाउसिंग की बढ़ गई है, द इनिशियल डिमांड कर्व डी नोट शिफ्ट अप टू डी1, यानी कि वेल्थ बढ़ गई है, लोगों के पास फालतू पैसा आ रहा है, यानी कि ज्यादा पैसा आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उसे कोशिश करेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा डी नोट से, ये देखो इसे बोलते हैं अपवर्ड शिफ्ट आ गया डी नोट से डी1। इसके अलावा हेंस प्राइस ऑफ हाउसिंग विल इंक्रीज, और इस तरीके से क्या होगा, प्राइस जो है हाउसिंग विल इंक्रीज, एज द प्राइस ऑफ हाउसिंग इंक्रीजेस द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर न्यू हाउसेस। और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, देखो डिमांड, अब वेल्थ फालतू हुई है लोगों के पास, तो लोगों ने क्या कर दिया, डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर फिर से इंकरेज होगा ताकि वो और ज्यादा हाउसेस बना सके, ठीक है, टू प्रोड्यूस मोर न्यू हाउसेस, टू इन्वेस्ट मोर इन देम। फिर क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड फॉर एनी एसेट डिपेंड ऑन रिटर्न्स फ्रॉम अदर्स। कई बार जो है ना डिमांड जो है ना वो एक चीज बहुत डिपेंड करता है, वो क्या है, उससे आने वाली रिटर्न्स कितनी है। डिमांड फॉर एनी एसेट डिपेंड्स ऑन द रिटर्न्स फ्रॉम द अदर एसेट्स एज वेल। सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन रिटर्न फ्रॉम अदर एसेट, अगर दूसरे एसेट से जो आने वाला रिटर्न है, यानी कि जो फालतू पैसा आ रहा है, जो जनरेट किया हुआ पैसा आ रहा है, वो कम आ रहा है, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर देते हैं रिटर्न फ्रॉम अदर एसेट्स। द डिमांड फॉर हाउसिंग विल इंक्रीज एंड हेंस द डिमांड फॉर हाउसिंग विल शिफ्ट अपवर्ड, और इसी तरीके से फिर से क्या होगा, डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक जो है ना, एक बहुत फेमस एग्जांपल है गोल्ड का और स्टॉक मार्केट का। गोल्ड का और स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन होता है वो समझा। दोनों एक तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। कई लोग पैसा गोल्ड में भी लगाते हैं, कई लोग पैसा स्टॉक मार्केट इनकी इक्विटीज में भी लगाते हैं। अब होता क्या है, जब भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है ना, तो स्टॉक मार्केट का प्राइस नीचे आता है। इसका मैं रीजन समझाता हूं। जब स्टॉक मार्केट अपने बूम पे होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल अपने पीक पे है, मैक्सिमम प्राइस चल रहे हैं शेयर्स के, यानी कि शेयर्स काफी महंगे मिल रहे हैं, तो लोग वहां से प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ से रिटर्न जनरेट किए। अब उन्हें पता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा ऊपर उठ चुकी है, करेक्शन आने वाला है मार्केट के अंदर, करेक्शन को बोलते हैं कि नीचे गिरने वाली है, तो लोग वहां से पैसा निकालते हैं और कहां इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनका पैसा सेफ रहे और गोल्ड जो है ना उन्हें एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करता रहे। गोल्ड सबको पता है कि लिमिटेड है तो इसके प्राइस ऊपर ही जाएंगे, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला गया, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई, और जैसे ही एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है 10-20% का स्टॉक मार्केट के अंदर, लोग वापस अपना गोल्ड से पैसा निकालते हैं, कहां डाल देते हैं, स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं।
इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। और यही काम यहाँ पे होता है, जब किसी एसेट से रिटर्न कम आते हैं तो लोग उस एसेट से पैसा निकालते हैं, दूसरे एसेट में डालते हैं, ना से पैसा फालतू आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। और ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जहां पे हमने बात करी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अब इसके कुछ पार्ट्स और बाकी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बस 2 वीडियो मेरे सबसे और बनाई जाएगी, जिसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। उम्मीद है आपको सारे डाउट, सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले भाई जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।